नमस्कार दोस्तों, पाठ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार क्षेत्र के अंदर स्वरोजगार की मिसाल है, भाई मनीष सुंदरियाल जी। और जैसा कि लगातार क्षेत्र में भ्रमण में हम देख रहे हैं कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनीष भाई आगामी 2027 चुनाव के लिए कांग्रेस या निर्दलीय के रूप में हमें एक जनप्रतिनिधि रूप में दिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं मनीष भाई से। मनीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाठ संवाद में। धन्यवाद भाई। मनीष भाई, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार हमने कई बार देखा है आपने जिस तरह से स्वरोजगार की एक मिसाल पेश करी क्षेत्र के अंदर, और इसके साथ साथ आपने कई बार, चाहे मैं बात करूं निर्दलीय की बात करूं या वर्तमान में कांग्रेस से, तो कई बार आपने टिकट की मांग करी। आखिर ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी कमियां रही जो आज तक आप जिस तरह देख रहे हैं कि किस तरह आप एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रूप में वो अवसर क्यों नहीं दिया? देखिए, आज तक जो लैंसडाउन विधानसभा रही है, लैंसडाउन विधानसभा में प्रयोग हुए हैं और लैंसडाउन विधानसभा कांग्रेस की प्रयोगशाला है। इसमें अगर समय समय पर आदमी मतलब पार्टियां व्यक्ति का चयन करती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ विकल्प के रूप में यहाँ एक तरह की प्रयोगशाला बनाई गई। आप देखिए कि 2002 में जनरल टीपीएस रावत इस लैंसडाउन इस धुमाकोट विधानसभा जब उत्तराखंड में जब पहली विधानसभा का चुनाव हुआ तो 2002 में जनरल टीपीएस रावत जी को टिकट मिला और जनरल टीपीएस रावत जी निर्वाचित हुए और कांग्रेस की सरकार आई और उन्हें कद्दावर जो नेताओं में शुमार थे वो लोग, और उन्हें 4 जो हमारे यहाँ पर्यटन मंत्रालय है, जो हमारे यहाँ सैनिक कल्याण मंत्रालय है, हमारे यहाँ मतलब उन्हें 4 मंत्रालय दिए गए। उसके बाद 2007 का जो चुनाव आता है तो 2000 के चुनाव में सिटिंग विधायक को फिर टिकट दिया गया। जनरल साहब दोबारा निर्वाचित हुए, क्षेत्र की जनता ने उनको सम्मान दिया। क्या कारण रहे कि 2008 में आते आते वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी विपक्षी पार्टी का विधायक विधायक विपक्ष की पार्टी के लिए सीट छोड़ी होगी। मतलब उन्होंने कांग्रेस के विधायक होने के बाद भाजपा के घुंचन खंडूड़ी जी के लिए सीट छोड़ी। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी शर्म की बात ये करे, भले वो कांग्रेस के विधायक थे लेकिन उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया। 2008 में फिर वो भारतीय जनता पार्टी से उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और वो सांसद चुने गए। फिर क्या ऐसी कमियां, ऐसी परेशानियां उस भारतीय जनता पार्टी में रही कि उन्हें आम आदमी पार्टी में जाना पड़ा। फिर वो घूम घाम के फिर उन्होंने रक्षा मोर्चा बनाया। रक्षा मोर्चा कोई जनता की अपेक्षा नहीं थी, उन्होंने रक्षा मोर्चा बनाया और रक्षा मोर्चा अपने अस्तित्व में भी आया। उन खुद जनरल साहब ने, तब तक लैंसडाउन विधानसभा हो गई, धुमाकोट लैंसडाउन में मर्ज हो गई। 2012 का चुनाव मैंने भी उनके साथ लड़ा, वो रक्षा मोर्चे से थे, दलीप भाई हमारे भाजपा से थे और ज्योति रौतेला को नया टिकट दिया गया। जबकि 2008 में जब उपचुनाव हुआ तो सुरेंद्र सिंह नेगी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं वो 2008 में धुमाकोट से चुनाव लड़े मेरे साथ। मैं, घुंचन खंडूड़ी और सुरेंद्र सिंह नेगी। मैं निर्दलीय था और वो भाजपा कांग्रेस से थे दोनों। 2012 में जनरल साहब रक्षा मोर्चे से लड़े, दलीप भाई एमएलए बने और ज्योति रौतेला और मैं निर्दलीय। फिर हम लैंसडाउन से चुनाव लड़े। 2017 में फिर जनरल साहब घूम घाम के कांग्रेस में आ गए। 2017 में आए, फिर उनको कांग्रेस का टिकट दे दिया। तो प्रयोग नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने 2012 में ज्योति रौतेला को हराने का काम किया, उन्हें 17 में फिर टिकट दे दिया गया। और अगर 17 में दे दिया तो 22 में क्यों नहीं दिया? फिर 22 में नए आदमी को टिकट दिया जो कि चुनाव लड़े और पार्टी छोड़ के चले गए 22 में। जबकि 11 लोगों ने आवेदन किया था लेकिन 12वें को टिकट दिया। आवेदन में मैं भी था, उन 11 लोगों में हम भी थे, लेकिन 12वें को टिकट दे दिया गया। इसलिए मैं पिछली बार भी कांग्रेस से मैंने दावेदारी की थी, मैं इस बार भी दावेदार हूं और प्रबल दावेदार हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 विधानसभा के चुनाव धुमाकोट विधानसभा से और 2 चुनाव मैंने लैंसडाउन विधानसभा से लड़े हैं और मुझे चुनाव का पूरा वो पता है, मैनेजमेंट। और मैं पार्टी में भी मनीष खंडूड़ी जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उसके बाद दूसरा चुनाव हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी भी लड़ गए हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी में गणेश गोदियाल जी के मतलब हमारे उनको मित्र मानो, बड़ा भाई मानो, उनके आदर्श को मानते हुए हमने कांग्रेस ज्वाइन की।
तो कहीं ना कहीं जिस तरह मनीष भाई ने बताया कि बहुत लंबा इतिहास रहा है उनका, लगातार वो क्षेत्र की आवाज बनते रहे। मनीष भाई, स्वरोजगार की बात करूं तो आप एक दूसरे तक उदाहरण है क्षेत्र के स्वरोजगार की मैं बात करूं तो स्वरोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो युवाओं को अपने क्षेत्र में रहने के लिए आपने कई प्रयास किए और मैंने बखूबी इस चीज को बारीकी से देखा है। तो आज युवा जिस तरह बाहर है, अलग अलग शहरों में कर रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड के अपने हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसे स्वरोजगार के ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? अगर उदाहरण आपका दे। भाई साहब, ऐसा है, लेकिन सरकारों की जो नीतियां हैं, हमारा उत्तराखंड राज्य बनता है 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर हमने पहाड़ी प्रदेश की कल्पना की थी। हमारे 42 से भी ज्यादा लोग शहीद हुए हैं और हमारी जो मातृशक्ति, ये आंदोलन तो ऐसा आंदोलन रहा कि जिसमें हंसा धनिया और बेलमती चौहान जैसी मातृशक्ति ने भी अपनी शहादत दी। लेकिन हमारा जब 2000 में राज्य 9 नवंबर 2000 को राज्य बनता है तो उसका जो शेड्यूल बनता है वो हरिद्वार बनता है, वो सितारगंज बनता है, वो खटीमा बनता है और हरिद्वार बनता है। जबकि जो पर्वतीय जिले थे उनकी अनदेखी की गई। आज 25 साल बीतने के बाद जब रजत जयंती समारोह मना रही है सरकार, तो आज देख रही है प्लेन के विधायक कह रहे हैं कि आपने घर बना दिया, आपने ये कर दिया। यहाँ गांव में न तो वोटर रहना चाह रहा है, न यहाँ नेता रहना चाह रहा है। और जब नेता नहीं रहना चाह रहे हैं तो आज देख रहे हैं आप भूतिया गांव हो गए हैं। सरकारें कह रही हैं कि जी एक वोट के लिए तो आपका मतलब आपके 4-5 बच्चे हो कहीं तो स्कूल बंद हो जाएगा और एक वोट के लिए आपका पोलिंग स्टेशन चलेगा, क्योंकि नेता बनाना जरूरी है, बच्चा पढ़ाना जरूरी नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि अगर पहाड़ के अंदर इन 25 सालों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी व्यवस्थाएं, ये तमाम सरकारें जो भी रही हो 2002 से लेकर और अंतरिम सरकार से लेकर और आज तक उनका दायित्व था कि वो सड़कों की, आज वहां सड़क बन रही है जहां पूरा गांव खाली हो गया है। इसलिए सड़क, शिक्षा, रोजगार और जो मूलभूत ये सुविधाएं थी, स्वास्थ्य, इनको देना एक सरकारों की जिम्मेदारी थी, जो ये सरकारें आज तक फेल रही। हमने बात करी मैनेजमेंट से शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर हमने 15 साल का वनवास भी देख लिया। यहाँ के मौजूदा विधायक महेंद्र रावत जी हैं। अभी भी क्षेत्र के अंदर चाहे आप धुमाकोट का स्वास्थ्य सुविधा केंद्र देख लीजिए, चाहे नैना में। मनीष भाई, लगातार क्षेत्र के अंदर जिस तरह स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, लगातार गुलदार बाग के भालू के हमले हो रहे हैं। हमारी मातृशक्ति परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है अगर पहाड़ में मातृशक्ति है तो ये पहाड़ जीवित है। आप इस बात से कितना सहमत है? बिल्कुल सहमत। तो कहीं ना कहीं जरूरत है, अभी जिस तरह से लगातार हमले की हो रही है, इन पे हमला हो, लगातार बाघ के हमले हो रहे हैं। अभी हम जहाँ क्षेत्र, यहाँ भी कुछ दिन पहले घटना हुई थी। तो इन घटनाओं पे सरकार क्यों लगाम नहीं लगा पा रही? आखिर क्या कारण है कि अब जंगलों से भालू घरों तक पहुंच गया है, गुलदार जो जंगलों में था वो घरों तक पहुंच गए? क्या कारण है? देखिए, ये सारी जो कारण है वो पॉलिसी का कारण है हमारे लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है और सरकार पहाड़ में रहने वाले लोगों को लोग नहीं समझती है। इनकी नजरों में जो ये महानगरों में बैठे हुए नेता हैं, इनकी नजरों में हम कुछ नहीं है। इसलिए हमारे लिए ऐसी पॉलिसियां भी नहीं बन रही हैं कि जो हमारा भला हो। क्योंकि अगर ऐसा हो, क्योंकि देखो कांग्रेस भाजपा हो गई है और भाजपा कांग्रेस हो गई है। ये जो वन मंत्री आज है वही वन मंत्री कांग्रेस की सरकार में भी थे। तो आप लगा सकते हैं कि जिनकी भी सरकारें आ रही हैं, लोग दल बदल करके और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसी जनता, यही वो जनता है जो कांग्रेस की सरकार आ रही है तो उसको, उसी नेता को वोट दे रहे हैं, और भाजपा की सरकार आ रही है तो उसी नेता को वोट दे रहे हैं। ये गलतियां तो जनता की, हमारी। बिल्कुल। और मनीष भाई, एक मेरा और सवाल है, क्षेत्र के अंदर लगातार आप इस बार टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस से, लैंडोर विधानसभा से। वहीं अगर दूसरा पहलू देखूं तो यूकेडी के जो कुलदीप रावत जी हैं वो भी पर्वत दावेदार माने जा रहे हैं। तो अगर दोनों युवा अभी उस स्टेज पे है कि एक तरफ स्वरोजगार, एक तरफ गांव-गांव और युवाओं की आवाज, क्या देखते हैं? देखिए भाई साहब, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगी। और कई जिनको पार्टियां जो कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, यूकेडी में हो या अन्य दलों में हो,
उनको वहां जहां टिकट नहीं मिलेगा उनमें से कई लोग बागी भी खड़े होंगे, जो लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और लोकतंत्र का अधिकार भी, लोकतंत्र में हमें अपना अधिकार भी है। तो हमारे साथ अभी तो सब भविष्य के गर्भ में है कि किसको कैसा टिकट मिलता है, लेकिन जो भी हमारे साथी चुनाव लड़ते हैं और वो समान विचारधारा के लोग हो, जो पहाड़ के लिए सोचते हो, पहाड़ में, मैं अपनी बात करूं तो मैं गांव में रहता हूं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में हुई और मेरे माध्यमिक डिग्री कॉलेज तक करने में मैं राजनीतिक विज्ञान से, राजनीति शास्त्र से एमए हूँ और उसके बाद मैं गांव में रहता हूँ। मैंने 22-23 लोगों को रोजगार दे रखा है और मैं अपने में संतुष्ट हूँ कि मैं महानगरों की महाभीड़ में नहीं गया हूँ और अपने लोगों के बीच में मैंने 4 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है। मैं तब कहीं पार्टी में नहीं था, क्षेत्रीय मुद्दों के लिए, क्षेत्रीयता के लिए तब भी लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं। लेकिन आज अगर हम राष्ट्रीय दलों में हैं और क्षेत्रीय दलों के लोग या क्षेत्रीय लोग हमें ये ना समझे कि हम क्षेत्रीयता की बात नहीं करते हैं, आज हम राष्ट्रीय दल में हैं तो राष्ट्रीय पार्टी से अपनी टिकट मांग रहे हैं। अब बाकी उनके विवेक पे है कि उनको गांव का आदमी चाहिए या फिर यहाँ प्रयोगशाला बनानी है और दोबारा प्रयोग करना है, एक प्रयोग करके और देखिए पार्टी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। और कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेतृत्व इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार एक स्वरोजगार से लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अब जरूरत है ऐसे युवाओं को टिकट देने की या उसको जनप्रतिनिधि बनाने की, तो इस चीज को समझना होगा। और एक पढ़ा लिखा नेतृत्व तो आपके सामने रहेगा तो वाकई युवा भी जागेगा, युवा की जो चीजें हैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं और विकास के नए आयाम खुलेंगे और जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र का भविष्य है वो। इसी के साथ आप देख रहे थे पार संवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।